देश में अब मोदी सरकार आ गई है। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के शपथ लेते ही नई सरकार ने कमान संभाल ली है। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर राष्ट्रपति भवन में 4000 लोग मौजूद थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल ली। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गोधूली बेला में खचाखच भरे राष्ट्रपति भवन में मोदी ने जैसे ही पद और गोपनीयता की शपथ पूरी की, राष्ट्रपति अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गोधूली बेला में खचाखच भरे राष्ट्रपति भवन में मोदी ने जैसे ही पद और गोपनीयता की शपथ पूरी की, राष्ट्रपति भवन का पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तालियों के गड़गड़ाहट में मोदी की आवाज भी खुली थी। इसके बाद सफेद कुर्ते पर धूसर रंग की सदरी पहने मोदी शपथ से जुड़े बाकी औपचारिकताएं पूरी करने आगे बढ़े। मोदी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में इस रजिस्टर पर दस्तखत के लिए जेब से वही कलम निकाली जैसे वो पहले ही अपने लिए लकी बता चुके हैं। दस्तखत के बाद उन्होंने वापस ये कलम अपनी जेब में रखी और फिर राष्ट्रपति का अभिवादन किया। मोदी ने झुककर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से हाथ मिलाया तो उन्होंने भी मोदी को पूरी गर्मजोशी के साथ बधाई दी। इस दौरान तालियों के गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रधानमंत्री के बाद एक एक कर कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। यतेंद्र शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो इस शपथ ग्रहण के साथ आ गई मोदी सरकार। इस शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। आप देख रहे 6 तस्वीरें। कैसे फिल्मी सितारों का जमावड़ा था। सलमान खान मौजूद थे, विवेक ओबेरॉय, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लों, बप्पी लाहिड़ी, दीपक चौरसिया हमारे एडिटर इन चीफ जो यहाँ इस समारोह में मौजूद थे। दीपक, बॉलीवुड की भी पूरी प्रेजेंस थी एकदम। हाँ, बिल्कुल प्रेजेंस थी। सलमान खान लोगों से मिल रहे थे, बड़े गर्मजोशी से मिल रहे थे। सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सलमान खान अंदर आए, अंदर उनको समझ नहीं पड़ रहा था। एक तो इतनी गर्मी थी, सलमान खान के आगे उनके पिता सलीम खान चल रहे थे। सलीम खान को वो हाथ पकड़कर आगे की तरफ ले जा रहे थे और सलमान खान को समझ नहीं पड़ा कि उनको जाना किस तरफ है। उनको लोग पहचान तो रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सलमान खान तक चला जाए। उसके बाद में कुछ ऑर्गेनाइजर्स आए वहां के राष्ट्रपति भवन के, वो सलमान खान को आगे की तरफ ले गए। वहां पे वो मुकेश अंबानी और उनके परिवार से मिले। उसके बाद एक एक करके वो बीजेपी के लीडर्स से मिले, सलीम खान लोगों से मिले। जब सलमान खान पहुंचे थे तब तक नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे थे, तो नरेंद्र मोदी और सलमान खान की मुलाकात कम से कम फंक्शन से पहले नहीं हो पाई। उसके बाद हुई हो तो हमको पता नहीं। और सलमान खान को फिर राष्ट्रपति भवन के कर्मचारी ले गए और बिल्कुल खचाखच भरी हुई जगह पर जाकर सलमान खान और सलीम खान को बिठाया गया और उनके साथ सितारों का एक पूरा रेला था। दूसरी तरफ से विवेक ओबेरॉय आए थे और वो लगातार एक के बाद एक जितने भी
बीजेपी के लीडर्स थे सबके पांव छू रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी हो, राजनाथ सिंह हो, वेंकैया नायडू हो, जितने भी लीडर्स हो, अनंत कुमार हो, अनंत कुमार ने बाकायदा अपने पूरे परिवार से उनको मिलवाया। धर्मेंद्र हमको दिखाई दिए, वो हेमा मालिनी के साथ आए थे। हेमा मालिनी अपना चुनाव मथुरा से लड़ी थी और हेमा मालिनी भी जगह खोजती हुई नजर आई, उनके लिए भी सीट वहां पर नहीं थी। बाद में प्रोटोकॉल के कुछ लोग आए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को साथ ले गए। हमने ये भी देखा कि सलमान खान और धर्मेंद्र जो है वो बहुत ही शिद्दत से एक दूसरे से गले मिले और जैसे दो बिछड़े लोग मिलते हैं, और सलमान ने थोड़ा सा झुककर उनका अभिवादन किया जैसे बड़े लोगों को किया जाता है। और हेमा मालिनी और एक तस्वीर में आप हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को भी साथ देख रहे हैं। पूनम ढिल्लन थोड़ी गुमसुम सी थी क्योंकि वहां पे उनको शायद लोग पहचान नहीं पा रहे थे। वो हेमा मालिनी के साथ आई थी और पूरी वक्त हेमा मालिनी के साथ बनी रही। रही बात भप्पी दा की, तो भप्पी दा को उनके कपड़े और वेशभूषा देखकर ही लोग पहचान लेते हैं, इसीलिए उनको जाता इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर वो अकेले घूमते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उनकी ट्रेडिशनल जो सोने की चेन्स वो पहने रहते हैं, यहाँ पर नहीं पहने हुए हैं। आज थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने अपने लिए, थोड़ा सा बदलाव किया होगा क्योंकि हैवी मेटल्स पहनकर आने को मना किया था राष्ट्रपति भवन के अंदर कि आप हैवी मेटल्स पहनकर और ऐसे सामान लेकर नहीं आ सकते जो इलेक्ट्रॉनिक हो, और ऐसा ही शायद भप्पी दा ने वहां पर किया हो। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला 45 से मोदी का अखंड राज किस तरह आ रहा है, और आप ये देख सकते हैं मोदी की मां की तस्वीरें। अवधेश जी से यहाँ पर पूछते हैं, अवधेश जी, मोदी के परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया यहाँ पर, ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि नरेंद्र मोदी असल में बताया तो जा रहा है कि उनकी मां का स्वास्थ्य नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए केवल हमारा काम महत्व है, परिवार हमारा है, उससे हमारा लगाव हो सकता है, लेकिन हम अपने काम में परिवार को कहीं भी नहीं जोड़ते हैं। यहां तक कि सामान्य जो है सरकारी फंक्शन जिसमें कि हम बुला सकते थे उसमें भी नहीं बुलाते हैं। तो शुरू से जो उन्होंने एक सन्यासी की, एक प्रचारक की, एक सतत जो है अहर्निश राष्ट्र के लिए काम करने वाले सेवक की जो छवि बनाई है, बस उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने परिवार को बिल्कुल अपने इस सत्तारोहण से दूर रखा है। मेरे पास यही कारण मेरी समझ में आती है। लेकिन दीपक जी, आप जो कह रहे थे, देखिए मोदी ने ये इस शपथ ग्रहण के साथ वो एक धमक दिया है कि बिल्कुल आने वाला समय, जिस ढंग से आज शपथ ग्रहण के पूरा चरित्र और चेहरा बदला हुआ था, पिछले शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे चेहरे जो अस्थायी दिखते थे वो नहीं दिख रहे थे। तो इस धमक के साथ उन्होंने बताया है कि अब मेरा दौर आरंभ हो चुका है, मैं जहां भी आता हूं एक धमक के साथ ही आता हूं, आने वाला हमारा सत्ता संचालन भी इसी तरह का होगा। इसलिए आप देख लीजिए, सारे एमपी को निमंत्रण 777 को, उद्योगपति, बॉलीवुड, धर्मगुरु, पद्म अवार्डी, समाज के यानी कि सभी वर्ग को यहां उन्होंने बुलाया है। और यही इसीलिए कह रहे हैं कि कल नेहरू जी का स्वर्गारोहण दिवस है, ठीक उसके एक दिन पहले ये जो नेहरू का दौर माना जाता था कि चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनका अंत हुआ है और एक नई धमक के साथ हुआ है। बिल्कुल नई धमक के साथ हुआ है। इसीलिए आज हमको वहां पर जितने भी बड़े उद्योगपति थे, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे सुभाष चंद्रा हो, ऐसे कई बड़े उद्योगपति हमको वहां दिखाई दिए। बीजेपी और एनडीए के कई सांसदों की आज लॉटरी लग गई। मोदी सरकार में कई ऐसे नेताओं को जगह मिली जिनका नाम कुछ दिन पहले तक दावेदारों की लिस्ट में नहीं था, लेकिन अब उनकी गाड़ी चल पड़ी है। तो वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें चुनाव में हार के बावजूद मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक में बीजेपी और एनडीए का परचम लहराने वालों को खास तवज्जो दी गई है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। तो वहीं तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट पर बीजेपी का झंडा फहराने वाले पी राधाकृष्णन को बड़ा इनाम मिला है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अमृतसर से भले ही अरुण जेटली जीत नहीं पाए हों, लेकिन मोदी के करीबी होने की वजह से कैबिनेट में बर्थ मिलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उधर उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने वाली स्मृति ईरानी भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी छोटी बहन को कैबिनेट मंत्री बनाकर उन्हें बड़ा इनाम दिया है। लेकिन बिहार के भागलपुर से मामूली अंतर से हारने वाले शाहनवाज हुसैन उतने खुशनसीब नहीं रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्लीन स्वीप का इनाम मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव कुमार बलियान को मिला है। मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बनाए गए बलियान की गाड़ी चल निकली है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। यूपी के पूर्वांचल को भी मोदी मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दी गई है। वाराणसी के ठीक बगल में गाजीपुर से सांसद चुने गए मनोज सिन्हा को पूर्वांचल के जातिगत गणित को देखते हुए राज्य मंत्री बनाया गया है।
बिहार की बात करें तो यहाँ एनडीए के नए सहयोगी आरएलएसपी के सांसद उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी भी चल निकली है। अपने कोटे की 3 में से 3 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के बाद वे मंत्री पद के मजबूत दावेदार थे, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं हरियाणा के गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की भी लॉटरी लगी है। राव इंद्रजीत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने के मुद्दे पर राज्य की हुड्डा सरकार की परेशानी बढ़ाई थी। इसका इनाम उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मिला है। सिर्फ यही नहीं, फरीदाबाद से सांसद चुने गए कृष्णपाल गुर्जर की भी लॉटरी लग गई है। एनसीआर की सीट पर बड़े अंतर से कब्जा जमाने की वजह से इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसे बड़ा दांव माना जा रहा है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी रजत राकेश टंडन के बाद। वो गुजरात भवन के बाहर मौजूद है और गुजरात भवन में अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी और मंत्रियों की बैठक होने वाली है। रजत, क्या होने वाला है इस बैठक में? देखिए दीपक जी, प्रेसिडेंट हाउस के बाद जब नरेंद्र मोदी निकलेंगे तो जितने भी अहम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सब मेरे पीछे आप देख सकते हैं। गुजरात भवन है, लाइटिंग चारों तरफ करी गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए और लिस्ट जो है वो एसपीजी को दे दी गई है। कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं वो आएंगे। लगभग माना जा रहा है जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सबको नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। तो आप कह सकते हैं कि एक मैसेज भी नरेंद्र मोदी इससे देना चाहते हैं कि अभी हमने शपथ ली, शपथ के बाद पार्टी हुई और पार्टी के बाद तुरंत काम शुरू हो गया। जिस चीज को वो बताना चाहते थे कि मैं बदल दूंगा, उस बदलने की शुरुआत वो आज से ही कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई मंत्रालयों को दीपक जी क्लब किया गया है। कैसे मंत्रालयों के बीच में एक आप कह सकते हैं ब्रिज बनेगा काम करने के लिए और कैसे आगे की फ्यूचर प्लानिंग होगी, इसको लेकर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सबको नरेंद्र मोदी ने गुजरात भवन तलब किया है। गुजरात भवन तलब किया है, तो क्या कुछ है एजेंडा पे? आपने कहा कुछ मंत्रालय क्लब होंगे, कौन से ऐसे मंत्रालय हैं, कुछ जानकारी लग पाई है? देखिए, रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, इन मंत्रालयों को क्लब करने की बात हो रही थी। डिफेंस मिनिस्ट्री खुद नरेंद्र मोदी अपने पास रख रहे हैं, इसकी बात सामने आ रही थी। उसके बाद अतिरिक्त प्रभार जो रहेगा अरुण जेटली के पास रहेगा। अगर फिनेंस है तो बाकी सेक्टर्स फिनेंस के साथ कैसे काम करेंगे। अगर पर्यावरण मंत्रालय मेनका को दिया जाता है और गंगा से जुड़ा मंत्रालय उमा भारती को दिया जाता है तो उन दोनों में कैसे एक साथ काम करने की क्षमता रहेगी, कैसे काम करेंगे, इन सब को लेकर आप कह सकते हैं चर्चा होगी गुजरात भवन में अब से कुछ देर बाद। जी रजत, आपने सबसे पहले बताया था कि गुजरात भवन में मंत्रियों को उनके विभाग बताए जा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रालय को लेकर शुरू से ही बात चल रही थी कि फला मंत्रालय फला जाएगा। अब तक ऑफिशियली नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लिस्ट राष्ट्रपति भवन को जानी थी वो नहीं गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बुलाने के बाद, एक बैठक करने के बाद, उसके बाद नरेंद्र मोदी आज लिस्ट राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। चलिए रजत, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस जानकारी के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार है और हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, फॉर्मूला 45 उत्तराखंड और हिमाचल के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन फिर भी फॉर्मूला 45 से मोदी का अखंड राज चल पाएगा? नहीं, देखिए ये अक्सर पहले भी होता रहा है। कई बार कुछ राज्यों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाता है। यूपीए 1 में आप याद कीजिए, छत्तीसगढ़ बिल्कुल बाहर था जबकि एक ही सांसद जीत के आए थे, चरणदास महंत, उनको बाद में मंत्री बनाया गया। इसी तरह उड़ीसा से प्रतिनिधित्व बड़ा कम था वहां पर। तो ये कई बार इस तरह के संतुलन नहीं बन पाते हैं, अलग बनाए जाने चाहिए। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने ये भी था कि उनको अपना मंत्रिमंडल, एक छोटा मंत्रिमंडल बनाना था, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अपनी टीम बनाना चाहते थे। उत्तराखंड से दरअसल 3 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीत के आए हैं, खंडूरी, कोश्यारी और रमेश निशंक। अब उन तीनों में से किसी एक को लेना था। अब तीनों ही अपने आप में जो है दावेदार थे। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि अभी किसी को न लिया जाए, अगला विस्तार जब होगा तब तक कुछ तय कर लिया जाएगा। इस तरह से हिमाचल प्रदेश की स्थिति कुछ दूसरी तरह की है। हालांकि अनुराग ठाकुर को बड़ा दावेदार माना जा रहा था हिमाचल प्रदेश से, लेकिन चूंकि ये तय किया गया कि किसी भी नेता पुत्र को नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, कोई भी नेता पुत्र इस मंत्रिमंडल में नहीं है। वो भी एक मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति पर हमले किए और खानदान की राजनीति, मां बेटे की सरकार, इस तरह की बातें की। तो अगर इसमें वो नेता पुत्रों को लेते, चाहे वो वसुंधरा राजे के बेटे हों, चाहे वो धूमल जी के बेटे हों और तमाम जो है प्रमोद महाजन की बेटी, कई जीत करके आए हैं नेता पुत्र, 7-8 लोग वरुण गांधी मेनका के बेटे हैं। तो इस तरह से उसको एक फैसला लिया गया किसी को नहीं लेना, इसलिए हिमाचल से भी किसी को नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है ये कारण रहे होंगे। लेकिन जहां तक
फॉर्मूला 45 की बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो तरीका है काम करने का, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल में बहुत कद्दावर चेहरे नहीं, लेकिन जो कद्दावर चेहरे हैं, अरुण जेटली हैं, राजनाथ सिंह हैं, सुषमा स्वराज हैं, वेंकैया नायडू हैं, नितिन गडकरी हैं, जो 2 पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका ये है कि वो ज्यादातर चीजें और फैसलों में अपनी उनकी एक जो छाप है, आप गुजरात का उदाहरण देखिए, गुजरात में उनके मंत्रिमंडल में के मंत्रियों के नाम अब लोगों ने जानने शुरू किए कि कोई सौरभ पटेल है, कोई नितिन पटेल है, कोई आनंदीबेन पटेल है, वरना तो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी मंत्री का लोग नाम दिल्ली में नहीं जानते थे, क्योंकि पुराने सारे नेता एक एक करके जो है वो या तो केंद्र में आ गए, हाशिए पर चले गए, अजीब स्थिति थी। अभी जो है केंद्र की सरकार में फिर भी बड़े नाम, बड़े नेताओं के नाम हैं इसमें कम से कम, और मुझे लगता है काम के आधार पर ही नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि किसको क्या भूमिका देनी है। बिल्कुल, 1947 से पहले के लोग ना हो इसमें, लेकिन युवा चेहरे भी ज्यादा नहीं है इस मंत्रिमंडल में। हाँ, युवा चेहरों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन युवा चेहरे आप ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं है भाई। स्मृति ईरानी युवा हैं, इसके अलावा जो है आप देखिए ये जो कुछ नए मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री हैं हालांकि वो, उनको भी आप युवा कह सकते हैं। और दूसरी, भारतीय राजनीति में क्या है, युवा 50 वर्ष के बाद के नेता को युवा माना जाता है। जहां 80 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता हो, 85 साल का व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखता हो, वहां 50 साल की उम्र के नेताओं को युवा माना जाता है। नरेंद्र मोदी को युवा माना जा रहा है, नितिन गडकरी को युवा माना जाता है। अब ये हमारे यहाँ युवा की परिभाषा वो 20 साल, वो क्या कहते हैं 26 साल, 27 साल, 30 साल वाली नहीं, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में 25 से 35 का हमेशा जिक्र करते थे कि मैं युवा की बात कर रहा हूं, तो 25 से 35, 18 से 35 की बात वो करते थे। अब देखिए, आप कह सकती हैं कि नजमा हेपतुल्ला को रखा गया है, जो कि लगभग शायद 74 साल की है, जबकि 2 युवा मुस्लिम चेहरे उनके पास अपेक्षाकृत युवा, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। अब कहिए शहनवाज साहब चुनाव हार गए, तो चुनाव तो अरुण जेटली भी आ रहे हैं, तो मंत्री बना सकते थे, लेकिन उनको न चुनकर नजमा हेपतुल्ला को बनाया। इसलिए बनाया, उसमें महिला का कोटा ही पूरा हो गया, मुस्लिम भी हो गई। और दूसरी बात यह है कि एक हार्मलेस आप कह सकते हैं कि एक विवाद रहित चेहरा है, और किसी तरह से उनसे आपका पोर्टफोलियो क्या होगा आपने बोला कल सुबह तक पता होगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीद क्या है, आपको कौन सा पोर्टफोलियो आपकी पसंद के मुताबिक लगता है जो आप चाहेंगे? नहीं, कोई पसंद का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में यह सरकार चलने वाली है, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। शिवसेना पुराना उनका मित्र पक्ष है, गठबंधन के हम पुराने साथी हैं, और इसलिए अच्छा खाता निश्चित रूप में मिलेगा। अनंत गीते जी, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मंत्रिमंडल छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, और ताकि सहयोगियों को भी प्रॉपर जगह और एकोमोडेशन मिले। जब उनकी ये उम्मीद थी, तो यकीनी तौर पर कुछ अपेक्षाएं मंत्रालयों को लेकर भी होंगी। क्या ऐसी कोई विश लिस्ट है शिवसेना की? निश्चित रूप में है। हमारे 18 सांसद है, और हमें मंत्रालय जो मिनिस्ट्री बनी है इसके अंदर अधिक अवसर मिलने चाहिए, ये अपेक्षा है। और इन अपेक्षाओं को 1 महीने के बाद निश्चित रूप में पूरा हो पाएंगे हमारी सारी अपेक्षाएं। तो आज सुबह जब गुजरात भवन में नरेंद्र मोदी जी ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि 1 महीने के बाद हम मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, और जब विस्तार करेंगे तब निश्चित रूप में शिवसेना को अधिक अवसर दिया जाएगा। कितना अवसर दिया जाएगा, क्योंकि एक से तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, और आपने ये भी कहा, जो ब्रेकिंग न्यूज है हमारे लिए, कि मंत्रिमंडल का विस्तार 1 महीने बाद किया जाएगा। जी जरूर, 1 महीने के बाद विस्तार होने वाला है। जब विस्तार होगा तब सही अवसर शिवसेना को मिलेगा। क्या फॉर्मूला बनेगा अनंत गीते जी, ये कुछ बताया नरेंद्र मोदी जी ने, या आपके नेताओं ने आपस में तय किया हो? 18 सांसदों पर कितने मंत्री, क्योंकि वाजपेयी जी के टाइम पर फॉर्मूला तय था वगैरह की चर्चा नहीं, कोई फॉर्मूला वगैरह तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया है जब 1 महीने के बाद विस्तार होगा तब शिवसेना को निश्चित रूप में अवसर दिया जाएगा। अनंत गीते जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको देखकर आपको लगता है कि पहले ही कैबिनेट विस्तार के अंदर ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, तो एक स्ट्रक्चर प्लेस में आ जाता, और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की जो युति है, बीजेपी शिवसेना के साथ साथ जो बाकी सहयोगी दलों का गठबंधन है, वो और तेजी से, वो और आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार के अंदर जा सके? निश्चित रूप में अपेक्षा ये तो थी, लेकिन अपेक्षा 1 महीने के बाद भी पूरी होगी,
इस प्रकार का विश्वास नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिलाया है। क्या अपेक्षा, थोड़ा सा आप इसको विस्तार से बताइए कि क्या अपेक्षाएं आपकी पार्टी की, जिसका भरोसा आपको दिलाया गया है कि 1 महीने बाद जो विस्तार होगा उसमें आपकी अपेक्षा? सवाल अपेक्षाओं का नहीं है। जब हमारे 18 सांसद चुनकर आए हैं, तब जब विस्तार होगा, तब नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास दिलाया है कि विस्तार के समय जो सहयोगी दल है उनको सही अवसर दिया जाएगा। कितना प्रतिनिधित्व आपको और चाहिए? भरोसा आपको मिल चुका है कि 1 महीने बाद विस्तार होगा, तो ये भी तय हुआ होगा, आपने कुछ रखा होगा उनके सामने कि हमें इतना प्रतिनिधित्व और चाहिए। जी नहीं, यह चर्चा आगे होगी। हमारे पार्टी के पक्ष के प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे स्वयं ही बात करेंगे। क्या उद्धव ठाकरे जी की अभी तक मंत्रिमंडल को लेकर नरेंद्र मोदी से कोई बातचीत हुई है, आनंद गीते साहब? नहीं, अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में बातचीत जरूर होगी। तो आपका नाम कैसे तय हुआ फिर? नहीं, मेरा नाम तो मेरे पार्टी के प्रमुख ने जब एनडीए की ओर से, शिवसेना की ओर से जब पूछा गया कि कैबिनेट मिनिस्ट्री हम पहले एक देने जा रहे हैं, आप नाम दे दीजिएगा, तब उद्धव जी ने मेरा नाम यहां पर दिया है। एक ही नाम मांगा गया था? अच्छा, दीपक चौरसिया। हाँ, एक ही नाम मांगा गया था। अब एक ही नाम मांगा गया है, जब विस्तार होगा तब अधिक अवसर दिया जाएगा। आनंद गीते जी, आप रुकिए हमारे साथ, थोड़ी देर बाद हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे। आपके सहयोगी कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थावरचंद गहलोत जी, बहुत बहुत बधाई हो। और अब तो लगता है पोहे जलेबी का मौसम आ गया है दिल्ली में भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई। पोहे जलेबी के साथ साथ रबड़ी जलेबी का भी मौसम आ गया है। आप कब मिलने वाले हैं? नहीं, मैं तो जल्दी मिलने वाला हूं, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो अभी आवंटित नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज या रात में या कल तक आवंटित करेंगे। आपको भी पता लगेगा, मेरे को पता लगेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। थावरचंद गहलोत जी, हमने बड़ा सुना चुनाव के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं, कैसे आएंगे अच्छे दिन? अब अच्छे दिन की शुरुआत आज से हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, अपने मंत्रिमंडल की भी शपथ हो गई और कल से मंत्रिमंडल अपना कार्य प्रारंभ करेगा। और जो समय समय पर नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में देश की समस्याओं के समाधान के मुद्दे बताते रहते थे और हमारे घोषणा पत्र में जो बातें हैं उस पर अमल की कार्ययोजना बनेगी और अमल का काम प्रारंभ होगा और तेज गति से विकास करने का शुभारंभ हो जाएगा। थावरचंद गहलोत जी, यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व कैबिनेट में मध्य प्रदेश को मिला है, तो इसके पीछे क्या राज है? जी, मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है और मध्य प्रदेश में जो 4 कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए हैं, सत्ता और संगठन का दोनों का अनुभव है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की कार्य योजना पर हम कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी से अमल करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश और देश के विकास में हम सहभागी होंगे। प्रदेश और देश के विकास में आप सहभागी होंगे। आपको अपनी 3 प्रायोरिटीज, 3 प्राथमिकताएं क्या लगती है सरकार चलाने के लिए? 3 ऐसी बातें जो आपको लगता है सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में जो विचार व्यक्त किए अनेक बार बताए, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने की आवश्यकता है, वित्तीय घाटा और बजटीय घाटा जो है उसको ठीक करने की आवश्यकता है, रुपए के अवमूल्यन को रोक करके रुपया मजबूत करने की आवश्यकता है, फिर महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन, इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है, आपूर्ति और मांग के अंतर को ठीक करने की आवश्यकता है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जिसमें इन सब बातों का उल्लेख है उस पर कार्य योजना बनेगी। और नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर जो सुझाव दिए थे, मतदाताओं को आश्वस्त किया था, वो कार्य योजना बना करके कार्य प्रारंभ करेंगे और मैं विश्वास करता हूं
कि इन 5 सालों में आप बहुत बड़ा अंतर देखेंगे, देश में विकास होते हुए देखेंगे। देश विकसित राष्ट्रों में अग्रणी होगा और 21वीं सदी भारत की होगी, ऐसा हम प्रयास करने में सफल होंगे। चलिए, इसकी हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए। अनंत गीते, क्योंकि दीपक उन्हें जाना है, इसलिए एक सवाल अनंत गीते से ले लेते हैं। अनंत गीते जी, आपने बोला कि फिर उसी बात पर कि विस्तार 1 महीने बाद होगा, जब आपको और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं फिर वही सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि महाराष्ट्र में जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और आपकी पार्टी की नीति और भूमिका को देखते हुए जो आप सोच है आपकी पार्टी की, आपको किस तरह का और प्रतिनिधित्व जो है वो चाह रहे हैं आप? कुछ तो बताइए, कुछ तो खुलासा कीजिए। नहीं, ऐसे कोई चर्चा आज नहीं हो पाई है, लेकिन भविष्य में जब विस्तार होगा तब विस्तार के समय हमें नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि शिवसेना का सम्मान किया जाएगा और सही अवसर शिवसेना को दिया जाएगा। अनंत गीते जी, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? क्या पुराना गठबंधन कायम रहेगा जिसमें शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, या इस बार रोल रिवर्सल होगा? अब तक तो नहीं, अब तक जो हमारी पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में युति है और युति के तहत जो निर्णय हमने किया है, जिसके सबसे ज्यादा विधायक चुन के आएंगे उन्हीं का मुख्यमंत्री होगा, तो इस नीति को आगे भी कायम बनाए रखेंगे। चलिए गीता साहब, आपको हमारे सहयोगी चैनल न्यूज एक्स पर जाना है, आप आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थावरचंद गहलोत जी, आपके पास आता हुआ, आपने महंगाई कम करने का वादा किया है और जनता बड़ी टकटकी लगाए देख रही है कि कब सब्जियों के दाम कब होंगे, कब दूध के दाम कब होंगे, कब उनकी जेब से पैसा निकलना कम होगा। इसको लेकर आपकी क्या कार्य योजना होगी? देखो, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी, उसमें विचार विमर्श करेंगे, कार्य योजना बनाएंगे और घोषणा पत्र में भी इससे संबंधित कुछ बातें हमने कही है, उन बातों को अमल करने की दृष्टि से कार्य योजना बनाएंगे और उस पर शुरुआत करेंगे और जल्दी राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद है, ऐसा विश्वास करता हूं। लेकिन थावरचंद गहलोत जी, हमने सुना है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में खाका पहले तैयार होता है और घोषणा वो बाद में करते हैं, तो यकीनी तौर पर कुछ बुनियादी चीजें तो तय कर ली गई होंगी ना कि किस तरह से महंगाई को काउंटर करेंगे, क्योंकि पूरा देश अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। आप सही कह रहे हो, उनके मन मस्तिष्क में सभी समस्याओं के समाधान के उपाय है, पर उन उपायों को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल में विचार विमर्श करके, निर्णय करके, कार्य योजना बना करके उस पर अमल शुरू करने की आवश्यकता होगी और वो करेंगे जल्दी से जल्दी, और राहत मिलेगी देशवासियों को। आपने कहा राहत मिलेगी देशवासियों से। जो दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जनता ने आपको बहुत वोट दिया है। जनता को लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी आएंगे तो भ्रष्टाचार दूर होगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपके पास कौन सा उपाय होगा? आप क्या कार्य योजना लेकर आएंगे? देखो, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी और भाजपा शासित राज्य सरकारें जहां जहां काम कर रही है वहां विकास तेज गति से हो रहा है, लीकेजेस को रोका है, मांग और आपूर्ति के अंतर को बैलेंस बना करके काम करने का काम किया है। इस कारण से भ्रष्टाचार वहां रुका है और केंद्र में भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, वो करेंगे। और आपने देखा अटल जी की सरकार के टाइम जो कार्य योजना बनी थी, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन 6 लेन में बनाने का, तो जो कोई ठेका लेता था उससे 10% और 20% राशि जमा कराई जाती थी कि अगर तुम काम खराब करोगे तो इससे करना पड़ेगा, 5 साल की और 7 साल की तुम्हारी गारंटी होगी। इस प्रकार की कार्य योजनाओं से पहले भी भ्रष्टाचार कम हुआ था और उसके कारण प्रगति ज्यादा दिखाई देने लगी थी। आगे भी इस प्रकार की कार्य योजना बनेगी, भ्रष्टाचार भी रुकेगा। वास्तव में जितना बजट प्रावधान होगा पूरा का पूरा उन कार्य योजनाओं में खर्च भी होगा। लेकिन थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र मोदी ने 16 तारीख को जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद गुजरात में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सरकारी योजनाओं से बदलाव नहीं आ सकता, बदलाव एक जन आंदोलन है। देखो, हमारी कार्य योजना का हिस्सा होगा वो, सरकार योजनाएं बनाएगी और उन योजनाओं पर अमल करने के लिए जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें सम्मिलित होगी
तो जब जनता और सरकार की योजना ये सब मिलकर जब काम करेगी तो निश्चित रूप से तेज गति से विकास होगा और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। थावरचंद गहलोत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। में छोटे से एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात मॉडल की, क्योंकि मध्य प्रदेश मॉडल का आपका भी बड़ा अध्ययन है और गुजरात मॉडल का भी आपने अध्ययन किया है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ नए कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत जी जुड़े हुए हैं। थावरचंद गहलोत जी, मध्य प्रदेश के मॉडल का आपने भी बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया हुआ है। गुजरात मॉडल का क्या दिल्ली में दोनों का मिक्स मॉडल चलेगा या दिल्ली के लिए एक नया दिल्ली मॉडल होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने और एनडीए की सरकार जब केंद्र में बनी थी तो हमने दीनदयाल जी के अंत्योदय मॉडल के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई थी। अभी मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 175 जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। इसके साथ ही साथ बेसिक विकास भी किया और उत्पादक कार्यों में बजट प्रावधान ज्यादा किया और उत्पादक कार्य ज्यादा किए तो तेज गति से उत्पादन बढ़ा। जैसे कृषि विकास दर, आर्थिक विकास दर और अन्य प्रकार के क्षेत्रों में काम हुए। जैसे 24 घंटे बिजली मिलने लगी। कृषि की विकास दर 18 से ज्यादा है, 18% से ज्यादा। जीडीपी ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से गुजरात में भी हुआ है। गुजरात में तो अनेक ऐसी कार्य योजनाएं पर्यटन के क्षेत्र में भी बनाई। जैसे कच्छ में समुद्र के किनारे पर वहां नमक युक्त मिट्टी रहती है और जब चांदनी रात होती है और वो नमक की सफेदी और चांदनी रात की सफेदी मिलकर के एक सुहाना मौसम बनाती है। उसी पर उन्होंने मेला आयोजित करके लाखों करोड़ों रुपए की पर्यटन विभाग के माध्यम से आय प्राप्त कर ली। वहां भी बिजली चोरी रोक करके 24 घंटे बिजली देना चालू कर दी। मैं ये कहूं कि भाजपा शासित राज्यों में अंत्योदय की कार्य योजना कार्यशैली लागू करके हमने बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की है और कोई राज्य ऐसे नहीं है जो 24 घंटे बिजली देते हो। ये भाजपा की राज्य सरकारें हैं जो 24 घंटे बिजली देती नहीं। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी कटौती होती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में और इन सब में आपको मालूम है। कुल मिलाकर हम अच्छी नीयत से और अच्छी नीति से कार्य योजना बनाते हैं, लीकेजेस रोकते हैं, कम खर्चे में अच्छा काम करते हैं और इसके कारण प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या गुजरात हो, तेज गति से विकास कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री को भारत सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न विभागों द्वारा और योजना आयोग द्वारा अभी तक 300 पुरस्कार दे दिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगभग 150 पुरस्कार प्राप्त हुए और पिछले 4 सालों में तेज गति से विकास करने का पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को भारत सरकार का योजना आयोग दे रहा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी कार्य योजना चलती थी, आज भी चल रही है, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या और कोई योजना हो, वो भी इन राज्य सरकारों ने अच्छा काम करके दिखाया है जी। आज भारत सरकार का योजना आयोग जब आकलन करता है, निष्कर्ष निकालता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अच्छा काम करने वाला राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं होता है। चलिए, तो यानी इन सब का मिश्रण हमें अब जब सरकार अपना काम शुरू करेगी दिल्ली मॉडल में देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया थावरचंद गहलोत जी और आपको एक बार फिर से ढेरों बधाई हमारी तरफ से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और प्रेम भाव बनाए रखें। धन्यवाद। चलिए सीधे चलते हैं हमारे दो सहयोगियों के पास। रजत राकेश टंडन जो हमारे साथ गुजरात भवन से जुड़े हुए हैं और राकेश सिंह जो हमारे साथ राजनाथ सिंह के घर से जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या हलचल है राजनाथ सिंह के घर पर इस वक्त? देखिए दीपक जी, राजनाथ सिंह को करीब 9:30 बजे अपने घर पर पहुंचना था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और उसके बाद वो सीधे गुजरात भवन जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है और मंत्रिमंडल के जो स्वरूप क्या हो, मंत्रिमंडल के विभाग को लेकर जो है चर्चा होनी है और उसके बाद करीब 10:15 बजे अपने आवास पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। 10:15 बजे अपने आवास पर पहुंचेंगे, मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा होगी। रजत, कितनी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं वहां? जी, मुझे लगता है 10 से 12 मिनट दीपक जी और लगेगा। जो पीछे रूट था उसको क्लियर करा दिया गया है। जो भी एसपीजी के यहाँ पे कमांडोज थे वो अलर्ट पर है।
दूसरी बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कुछ एलाइज से भी बात करने की कोशिश रहेगी नरेंद्र मोदी की। अभी मैं सुन रहा था शिवसेना के जो मंत्री बने हैं उनसे बातचीत हो रही थी। चंद्रबाबू नायडू भी आप कह सकते हैं पिछले 35 मिनट से इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एनडीए के जो एलाइज है उनमें भी कुछ भ्रम है। जो मंत्री बने शायद कोटा से खुश नहीं है। लगभग 35 मिनट हो गया है चंद्रबाबू नायडू को यहाँ आए हुए। अमित शाह मौजूद थे गुजरात भवन में, उनसे उन्होंने मुलाकात करी है, बाहर नहीं निकले। कयास यही लगाया जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तब मिलने के बाद निकलेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें अभी तक मंत्रियों के विभागों का ऑफिशियली वितरण नहीं हुआ है। हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे ही लिस्ट आएगी, जैसे ही ऑफिशियल घोषणा होगी हम तुरंत आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इंडिया न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार